हेलो दोस्तों, जय माँ भवानी। मैं शत्रुघ्न शास्त्री स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट चैनल टॉप स्टडी वाई के में। दोस्तों, पहले ही बता चुके हैं कि अब टाइम बहुत कम है, तो ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस साल भी कहीं न कहीं पूछे जाएंगे। आज मेरा प्रयास रहेगा कि पूरा दर्पण दर्पण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे दर्पणों को क्लियर कर दिया जाए। तो जितने भी क्वेश्चन है आज हम देखेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि दर्पण उत्तल दर्पण क्या उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी के लिए क्या लिखिए, सूत्र लिखिए तथा दो उपयोग भी बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। उत्तल दर्पण का सूत्र हम सभी जानते हैं कि 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v के बराबर होता है। ठीक। अब ये पूछ रहा है कि दो उपयोग भी लिखिए। देखिए, ये सूत्र पूछा है आराम से, तो हम नॉर्मली सूत्र लिख देंगे। उत्तल दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। और ये पूछ रहा है क्या भाई कि इसका एक उपयोग बताइए, सॉरी दो उपयोग बताइए। तो हम दो उपयोग भी देखेंगे। पहला हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर मोटर स्कूटर मोटर कारों आदि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो आप लोग चारों ओर देखे होंगे, वो साइड में जहाँ ड्राइवर रहता है उसके साइड में एक शीशा लगा होता है, वो जो पीछे की तरफ देखता है कि तो गाड़ी उड़ी आ रही है कि नहीं, उसको बोलते हैं साइड मिरर। तो साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे कि पीछे की काफी काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे कि एक्सीडेंट होने की खतरा क्या हो जाती है, काफी हद से ज्यादा कम हो जाती है। वो उसमें हम जब देखते हैं तो पीछे की जितनी भी वस्तुएं होती है ना, वो थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाई देता है। थोड़ा दूर पे रहेंगे तो भी बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ताकि हमको लगेगा कि हाँ कोई पीछे है। तो इसलिए वो साइड मिरर को लगाए होते हैं। वो हर एक वाहन में होता है। जैसे दो दो पहिए में अगर देखेंगे तो उसमें भी होता है, कार में भी देखेंगे तो उसमें भी होता है। अब देखेंगे, ये पहला हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे क्या, कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में, गली हुए बाजारों में लगे हुए किस रूप में, परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। ठीक है, जिसमें लैंप का जो प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में क्या किया, अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफी क्षेत्रों को ढक लेता है या फैल जाता है, काफी क्षेत्रों में फैल जाता है। तो हम लिखेंगे उत्तल दर्पण का सूत्र ये हो जाएगा। दो 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 उपयोग पूछा तो दो, एक उपयोग ये वाला लिख लेंगे, एक उपयोग ये लिखेंगे। अब देखिए, एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वो विकल्प है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या है वो, कि निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है। देखिए, अगर आपने प्रकाश के गुण को अच्छे से ध्यान में रखे होंगे तो आपको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है। तो और हम देखेंगे कि किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है। तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी समझेंगे। ये क्योंकि पेपर में कई बार पूछे गए हैं, हो ना हो इस साल भी पूछने के चांसेस हैं। ठीक। तो हम ध्यान देंगे कि किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है। तो क्या होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मीटर होता है कि प्रति मीटर होता है कि प्रति मीटर सेकेंड होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने अनुसार कमेंट करके बताइएगा। कोई बात नहीं, जो अगर गलती होगा तो मैं बताऊंगा या अगले वीडियो में बता दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो याद रखेंगे, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्या, कि संयुग्मी फोकस क्या है। संयुग्मी फोकस क्या है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दर्पण की फोकस अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को फोकस संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। इसे संयुग्मी फोकस कहते हैं या कहलाता है। ये संयुग्मी फोकस कहलाता है। तीसरा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। तो रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो गोलीय दर्पण के मुक्त अक्ष के लंबवत नापी गई
प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m से व्यक्त करते हैं और इसे किससे से m से व्यक्त करते हैं या m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि वस्तु की लंबाई h हो तथा प्रतिबिंब की लंबाई h डैश हो तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं क्या, रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा h डैश अपॉन h, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। अभी हमने पढ़ा क्या कि उत्तल दर्पण का सूत्र लिखिए, फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए तथा दो उपयोग बताइए। उसके बाद पढ़ा कि संयुग्मी फोकस क्या है, उसके बाद पढ़ा कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, उसका परिभाषा को याद किया और उसके सूत्र को याद किया कि एच डैश अपॉन एच। लेकिन अब हम देखेंगे ऐसे प्रश्न जो पेपर में आने के चांसेस हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, जैसे कि क्रांति कोण क्या है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों का आप आंसर खुद से कोशिश करेंगे कि कर लें। अगर नहीं होता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा तो एक अलग से इन कितने क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ध्यान से देखेंगे क्या कि क्रांति कोण क्या है। तो क्रांति कोण को कभी कभार पूर्ण आंतरिक कोण के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप भयभीत नहीं होंगे, आराम से लिखेंगे क्रांति कोण क्या है। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग जरूर नहीं कि 5 नंबर में ही पूछेगा, लेकिन कभी कभार उत्तल दर्पण का उपयोग अति लघु में जैसे कि 1-2 नंबर के लिए पूछ देता है, जैसे कि उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखिए, तो ये जाहिर सी बात है 1 या 2 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, लेकिन याद तो जरूर रहेंगे, क्यों, क्योंकि पूछता है और कई बार पूछा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रकाश अपवर्तन की घटना को क्या कीजिए, समझाइए, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। उसके बाद लिखेंगे कि प्रतिबिंब क्या है कि प्रतिबिंब क्या है और वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो अंतर लिखने के लिए बोलेगा तो कोई बात नहीं, प्रतिबिंब क्या देख लेंगे, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब क्या है उसको भी डिनोट कर लेंगे आराम से और अच्छे से उसको याद करेंगे। देखिए, उसके बाद लिखा है लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभिसारी तथा औपसारी तथा समांतर प्रकाश पुंज में क्या, पुंज को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, इसका परिभाषा भी लिखना है तथा इसका डायग्राम भी बनाना है, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि अगर एक ही बिंदु से प्रकाश आते हुए प्रतीत होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरण प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो ऐसे ही आप तीनों का देख लेंगे और थोड़ा डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई वस्तु है, अवतल दर्पण पे कोई वस्तु है जो अनंत से लेके वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ता है तो आप जो बोलेंगे सो कहेंगे कि चैनल बंद कर दीजिए, वो भी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों, क्योंकि एकदम 100% नहीं, 100% से अधिक ऐसे बोले जाए तो 101% हमें उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न, कि अगर वस्तु मान लीजिए कि वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वस्तु फोकस दूरी के और पोल यानी कि ध्रुव के बीच में रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, आइए याद रहे, डायग्राम भी बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम कल के वीडियो में इसी टॉपिक को आराम से समझेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आए इन सभी प्रश्नों का उत्तर आराम से लिख लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा तो इसको भी हल करा दूंगा। ठीक है, हम इसलिए केवल प्रश्न लिखवाए ताकि जल्द से जल्द न्यूमेरिकल पर हम लोग आ सके और जल्द से जल्द थोड़ा न्यूमेरिकल भी लगाना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछता है और वो तो 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी पर ध्यान देते रहिएगा। देखिए, दशहरा आया तो ये नहीं सोचेंगे कि चलो आज घूमने चले जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज का जो टास्क है वो कल पूरा कर लेंगे। तो भाई देखो, ऐसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो आज का जो टास्क है हम लोगों का कि आज हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन याद करने का। मान लीजिए 2-2 क्वेश्चन आप याद करते हैं तो 2-2 क्वेश्चन का टास्क है। लेकिन क्या, कल वो 2 पढ़ के कितने में हो जाएंगे, 4 में। अगर कल भी आप नहीं पढ़ेंगे तो 4 कितने में बदल जाएंगे, 8 में। तो इसलिए डेली का डेली जितना भी आप टास्क रखते होंगे कि मुझे इतना आज करना है, तो करने के बाद ही कहीं जाए। देखिए, ये दशहरा का क्या है, दशहरा तो अगले साल भी आएगा। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम भाई एक ही साल देना है, इसी साल। अगर गलती से तुम लोग 50, 57, 58% से पास हो गए तो अगले टाइम देने लायक नहीं हो। अब हो गया, जो हो गया तो सो हो गया। इसलिए आप दशहरे पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए किस चीज पे ध्यान देंगे, बोर्ड एग्जाम पे, क्योंकि ये एक ही बार देना है, बस एक ही बार।
जब हम लोग दशहरा जब हम लोग पेपर दिए तो समझ नहीं था, आप ही लोगों की तरह इधर-उधर की खुशियों में व्यस्त थे और आज समझ में आता है कि नंबर इम्पोर्टेंट कितना था। कोई भी पूछता है कि क्या करते हो? पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो, तो आपका साइंस में कितना आया था? अरे यार! ऐसा थोड़ी होता है कि वो टॉप नहीं किए थे तो आपको टॉप कराने में असक्षम है, ऐसा थोड़ी होता है। जब समझ में आया कि हाँ पढ़ाई किस तरह से करना है, कैसे करना है, तब तक समय निकल गया। तो मेरे भाई ये गलती आप करके बाद में पछताएंगे, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही सूचित कर दूं कि इन सभी भावनाओं में नहीं रहना है। सीधे सीधे बोलूं तो अभी के टाइम पर लुक पर नहीं बुक पर अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पेपर मात्र एक ही साल देना है और इसी साल देना है, तो जमकर तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं तब तक ले, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।